होते हैं, क्या काम करते हैं, सारे एंगल्स मतलब क्या है, सारे डायरेक्शन से जितने भी क्वेश्चन अर्थात टेंस में बनाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको एनालिसिस करूंगा और आपसे वादा करता हूं एक एक टेंस के बारे में, कौन से टेंस में कौन सी क्रिया लगती है, कौन सी क्रिया नहीं लगती है और क्यों लगती है क्यों नहीं लगती है, इन सारी क्रियाओं का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। चलिए तो आइए हम बात करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपको बात किया क्या, टेंस की बात की। टेंस की हिंदी क्या होती है, काल होती है। देखिए ये मात्र काल नाम से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे जो बात करेंगे टेंस का मतलब क्या है, टेंस का संबंध किससे है, किस तरीके से है, तो टेंस का संबंध हम आपको देखेंगे। इसमें मैं एक शेप बताऊंगा जो शेप हमारे लिए नहीं, ये ग्रामर का सबसे एकदम रामबाण ये शेप होता है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो आपका टेंस है, ठीक है, ये बहुत ढंग से आप समझ भी सकेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसे सॉल्व भी कर सकेंगे। देखिए टेंस इतना इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, आप चाहे नरेशन पढ़ लो या वॉइस पढ़ लो या सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ले लो, फ्रेजल वर्ब ले लो, होमोफोन्स ले लो या जंबल टेस्ट ले लो या पैसेज ले लो, दुनिया का कोई भी ग्रामर का एक भी सेंटेंस आप उठा कर लाते हो तो कंफर्म है कि वो किसी ना किसी क्या होगा, टेंस से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की जानकारी हम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए आइए स्टार्ट हम करते हैं। टेंस की हिंदी क्या होती है, काल होती है। ठीक है, अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये तो जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक शेप बता दूं। जैसे कि टेंस पहले कितने प्रकार की होती है देख लेते हैं। हमारा ये होता है, ये प्रेजेंट और दूसरा क्या होता है हमारा पास्ट और तीसरा क्या होता है हमारा ये फ्यूचर। ठीक है, ये पहला दूसरा जो तीसरे की मैंने बात की, एक चीज याद रख लीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूं इन तीनों के लिए जो रामबाण शेप है वो सब्जेक्ट है और क्या हमारा है ये वर्ब है और क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, एक चीज याद रख लीजिएगा, हम ब्रैकेट में यहाँ पे ओ डब्ल्यू कर देते हैं जिसको हम अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम बता देना चाहते हैं आपको कि देखिए हम इसमें से एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। यदि पहला सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है और तीसरा क्या ऑब्जेक्ट है, ये पहले नंबर है, ये दूसरे नंबर का है और ये हमारा क्या है ये तीसरे नंबर का है। सब्जेक्ट के बारे में हम यदि बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ग्रामर से किस तरीके से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं जानकारी लेंगे। पहली खास बात आप याद रख लीजिएगा, जैसे भी हम क्या करते हैं यदि बात करते हैं किस चीज की, सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट को यदि हम बेसिक फॉर्म से बात करें तो पहले नंबर पे क्या होता है नाउन और दूसरे नंबर पे क्या होता है ये प्रोनाउन होता है। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म जो होते हैं सब्जेक्ट में और इसमें भी क्या होता है हमारा एसएन होता है और इसमें क्या होता है पीएन होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, इसमें भी हमारा क्या होता है एसपी होता है, मतलब सिंगुलर पर्सन होता है और इसमें क्या होता है पीपी होता है, तो प्लूरल पर्सन होता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बेसिक चीजें हैं। सब्जेक्ट एक खास बात है, वो तीनों टेंस में मतलब जो सब्जेक्ट हमारा होता है, समझ रहे हैं, जैसे यदि ही है तो ही की हिंदी क्या होती है वह होती है। ठीक है, अब ही की हिंदी वह होती है तो ये प्रेजेंट में भी होगी, याद रख लीजिएगा, ये प्रेजेंट में भी यदि ही की हिंदी क्या होती है यदि वह होती है तो ये पास्ट में भी होगी। ठीक है, यदि ही की हिंदी क्या होती है यदि वह होती है तो ये फ्यूचर में होगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको बता दूं आप पढ़ते तो बहुत जगह है लेकिन ये जो हमारा पढ़ाने का तरीका, जो चीज एनालिसिस जो मेथड है, इसके बारे में यदि आप एक बार इस तरीके से आप स्टडी कर लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन सस्पेक्ट नाम का चीज नहीं रह जाएगा, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अच्छा देखिए वर्ब बदल जाएंगी, याद रख लीजिएगा बाबू, वर्ब बदल जाएंगी, समझ लीजिएगा, यदि वर्ब बदल जाएंगी लेकिन कभी सब्जेक्ट हमारा नहीं बदलता है। यदि जो अर्थ प्रेजेंट टेंस में रखता है वही अर्थ हमारा पास्ट टेंस में भी रखता है और वही अर्थ हमारा क्या फ्यूचर टेंस में भी रखता है, अर्थात अर्थ में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ये जो हम जिसको कह रहे हैं याद रख लीजिएगा, यदि हम इसी के स्थान पे यदि मैं यहाँ पे राम रख दूं, यदि यहाँ पे हम क्या रख दें, यदि हम यहाँ पे सीता रख दें, यदि यहाँ पे हम क्या रख दें, यदि राम एंड क्या रख दें, राम एंड क्या रख दें, यदि हम यहाँ पे सीता रख दें, समझ लीजिए, याद रख
लीजिएगा ये सब के सब की मैं बात करता हूं जो सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। जो यदि राम भी हमारा सब्जेक्ट है, सीता भी सब्जेक्ट है, राम एंड सीता दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, याद रख लीजिएगा। वो चाहे नाउन और प्रोनाउन का कोई भी ही वर्ड क्यों ना हो, यदि जो प्रेजेंट टेंस में यदि अर्थ देता है वही सेम पास्ट में भी देगा, वही क्या देगा, फ्यूचर में भी देगा, याद रख लीजिएगा। सेम कंडीशन हमारे ऑब्जेक्ट की भी होती है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। सपोज कुछ समय के लिए मैं उदाहरण के तौर पे यदि बात कर लूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज को इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन में इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ किस चीज की, यदि मैं ऑब्जेक्ट यदि सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यदि हिम लिख दूं, यदि मैं इधर हर लिख दूं, यदि मैं इधर क्या लिख दूं, देम लिख दूं, या मैं इधर क्या लिख दूं, यदि यू लिख दूं, ठीक है। यदि मैं इधर मी लिख दे रहा हूँ और इधर हम अस लिख दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा। 1 2 3 4, इधर क्या है 5, फॉर द क्या है 6, मैंने यहाँ पे। और सपोज यदि मैं कोई नाम भी रख दिया, एक तो बात है क्योंकि जो संज्ञा होती है वो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने आपको कहा है, ये जितने भी हमारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लिखे हैं, साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जितने भी हैं इनका भी अर्थ सपोज सबका अर्थ समझ लीजिएगा। जो अर्थ प्रेजेंट का होता है वही पास्ट का और वही क्या होगा, फ्यूचर का होगा, याद रख लीजिएगा। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में कोई भी अंतर नहीं होता है, किस चीज में, सब्जेक्ट और किस में, ऑब्जेक्ट में, याद रख लीजिएगा। आपको किसी प्रकार के सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप अध्ययन कर लो किस चीज के बारे में, सब्जेक्ट और किस चीज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर लीजिए, फोकस कर लीजिए। और एक बात आप याद रख लीजिएगा, हमेशा आपको मैं कह रहा हूं, हमेशा से ही कहता हूं कि देखिए आप हर एक पॉइंट के बारे में उसको एनालिसिस करिए। देखिए एक बार पढ़िए, 100 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए, ठीक है, कि वो आपका हो जाए, याद रख लीजिएगा। और ये तभी संभव है जब आप उसको अपने बिल्कुल उसे एज अ फ्रेंड, स्टडी को भी एज अ फ्रेंडली ही ट्रीट करना है। आप देखते हैं जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स आती है, ठीक है, जिनको क्या मैथ्स आती है, बोलते मेरा मैथ एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फेवरेट आप उसे ऐसे फ्रेंडली आप ट्रीट करते, ऐसे उसे फ्रेंडली आप क्या करते, ऐसे उसे फ्रेंडली आप इतने दोस्ताना उससे लगाव रखे हुए हैं, ठीक है, कि वो आपको आने लगती है। और बोलते अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपना एज अ फ्रेंड ट्रीट ही नहीं किया, उसे आप एज अ फ्रेंड अपना उसे टाइम ही नहीं दिया। भाई कोई भी हो, आप उसे जब समय दोगे तो क्यों नहीं आपका वो अपना होगा। अंग्रेजी को आप दे रहे हो तो आपका अपना है। कैसे कह दे रहे हो कि जो मैथ्स है वो हमें बहुत समझ में आती है, क्यों जानते हैं? क्योंकि आप मैथ को क्या करते हो, समय देते हो, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने पॉइंट पे, जैसे कि आपको याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सब्जेक्ट, और एक बार और मैं आपको पुनः बात बता दे रहा हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही याद रख लीजिएगा, ये तीनों टेंस में इक्वल ही अर्थ देते हैं, किसी प्रकार का अन्य प्रकार का कोई अर्थ नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम क्लीन कर देते हैं। दूसरी पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, हम इसको क्लीन करके, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, वर्ब की थोड़ी सी विशेषता बता दे रहा हूँ, ठीक है। और वर्ब में जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे टेंस होते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे टेंस क्या होंगे, वर्ब होंगे, उन सभी चीजों को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। अब हम बात किस चीज की करेंगे, हम वर्ब की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया होती है। देखिए वर्ब की हिंदी जो क्रिया होती है, तो हमें इस क्रिया में एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, वर्ब की हिंदी क्रिया तो होती है। अब हम एक एक चीज सीखेंगे कि जो टेंस में वर्ब्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर दूं, मैं यदि यहाँ पे हम मेन वर्ब की बात कर देते हैं, ठीक है ना, मेन वर्ब से लेकर, ठीक है, और HELPING क्या हेल्पिंग वर्ब तक की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। मेन वर्ब में कौन कौन से टेंस में, वैसे तो सभी क्रियाओं का यूज होता है, जैसे मान लीजिए कि एस फॉर्म होता है, यस फॉर्म होता है, और उसके बाद क्या फर्स्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होते हैं। मैं इन सबको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब इसके बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर पुनः लिख दे रहा हूँ, एस फॉर्म होते हैं, यस फॉर्म होते हैं, इधर क्या फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकेंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है, और इधर क्या होता है ING फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं मेन वर्ब के रूप में इन सभी का प्रयोग किसमें होता है, बता दीजिए। ये हमारा
टेंस में होता है। एक छोटा सा अंतर आपको बता देते हैं, एक छोटा सा अंतर, जैसे अंतर में देखें ध्यान से, जैसे मॉडल वर्ब होती है तो मॉडल वर्ब में जो बेस फॉर्म से होता है ना, जैसे मान लीजिए अंतर है, ये हमारा जो मॉडल वर्ब है, क्या है, ये जो मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में एक चीज जानते हैं, बेस फॉर्म से क्या होता है, ये जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। किस चीज में, तो मॉडल वर्ब के साथ, जैसे कैन, कुड, में, माइट, विल, वुड, ये जो आधार रूप से होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ, पैसिव वॉइस में करते हैं तो उसके साथ हम थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं, लेकिन उसके साथ हम किसी ना किसी क्रिया का प्रयोग करके ही लेकर आते हैं, जिससे कि वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा बेस फॉर्म से मॉडल वर्ब के साथ क्या, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, दूसरी पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पे हम थे, यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये डू हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा भाई, वाज, ओवर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, देखिए मैं लिखते समय बोल भी दे रहा हूं ताकि आपका ये जो भी है ये सारी चीज कंफर्म हो सके। अब देखिए ध्यान से, इनका जो प्रयोग है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह ये वर्ब होती हैं। अब इसमें हमें ये जानना होता है कि किस टेंस में किनका किनका क्या होता है, यूजेज होता है। ये सारी क्रियाएं हैं और अलग अलग स्थान पे ये अलग अलग अर्थ देती हैं, याद रख लीजिएगा। कुछ ऐसे इसमें क्रियाएं हैं, ये सभी की सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो टेंस में ही यूज की जाती हैं। अब इनकी वर्किंग भी है, जैसे सपोज मैं अब एक एक टेंस को क्या करूंगा, जिक्र करूंगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट में चार हिस्से हो जाते हैं। एक हमारा इंडेफिनिट हो जाता है, दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, ये परफेक्ट होता है, और चौथा हमारा क्या होता है, ये परफेक्ट क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है ना, परफेक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखें ध्यान से, अब यहाँ पे हमें याद रख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको रिसेंटली ही बताया हूं, यहाँ पे याद रख लीजिएगा बाबू कि जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो चाहे प्रेजेंट का हो या ठीक है, या चाहे क्या हो, वो पास्ट हो, और चाहे क्या हमारा हो, यदि वो फ्यूचर हो। याद रख लीजिएगा, सब्जेक्ट अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो हर जगह इक्वल होता है। याद रख लीजिएगा, वो हर जगह क्या होता है, एकदम बराबर होता है, सभी जगह अर्थ अलग एक ही देता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में, इन्हीं में से प्रेजेंट टेंस में जो क्रियाएं लगती हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं लगती हैं, इन क्रियाओं का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने इंडिफिनिट में कह दूं तो इंडिफिनिट के साथ हमारा एस फॉर्म का, ईएस फॉर्म का और फर्स्ट फॉर्म का, और इसी के साथ हमारा क्या डू और किस चीज का, ये डज का प्रयोग करते हैं। जब डू और डज का प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा, तो इसके साथ ये निगेटिव से प्रयोग होता है, तो इसके साथ निगेटिव से, तब वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करने लगता है। जानते क्यों, क्योंकि ये खुद ही इसके साथ कोई मेन वर्ब आता है। आप जानते हैं कि जिसके साथ मेन वर्ब यदि कोई अन्य क्रिया के साथ, जैसे मान इज गोइंग है तो इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग हो गया, और गोइंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये तो आप आसान, ये तो छोटे बच्चों का काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। यदि अब देखिए ध्यान से, अब इसमें जो क्रियाएं प्रयोग होती हैं, इनका प्रयोग एस या एस या फर्स्ट फॉर्म या डू या डज का प्रयोग जो होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि केवल और केवल कौन से, प्रेजेंट के सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में ही प्रयोग किया जाता है। इनका कहीं और प्रयोग कर ही नहीं सकते। एस फॉर्म का, ईएस फॉर्म का, ये जो हमारे दो एस और ईएस फॉर्म है एकदम बिल्कुल फिक्स हैं। और याद रख लीजिएगा, आपको पूरे, मैं ग्रामर की बात करता हूं, एकदम पूरी एकदम चैलेंज के साथ है, सब्जेक्ट के साथ है, यही जो डायरेक्ट है कि इसी टेंस में ही सिर्फ आती है क्रिया। जैसे एस फॉर्म भी आ जाएगा, एस फॉर्म भी आ जाएगा, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म भी आ जाएगा, और केवल एक ही यह टेंस ऐसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कर्ता के तुरंत बाद क्या, वो फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अन्यथा आप देखे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे कह दूं तो इधर क्या हो जाएगा, ही, इधर गोज, ईएस फॉर्म आ गया। सपोज इधर क्या कह दूं, ही, READ, और इधर क्या करते, एस फॉर्म आ गया। और यदि फर्स्ट फॉर्म की बात है तो मैं सब्जेक्ट को बदल दूंगा, यू क्या, गो। देख लीजिए यहाँ पे एक जगह ईएस फॉर्म, एक जगह एस फॉर्म, और एक जगह फर्स्ट फॉर्म हो गया। और यदि हम इसी चीज को यदि जानने की जानकारी रखते हैं, यदि हम कहते हैं किस चीज का, यदि डू डज का, तो यहाँ पे हो जाएगा ही डज नॉट, क्या हो जाएगा, गो। अब देख लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको जानकारी दे दी गई है। अब इतना आप लोगों के लिए काफी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी और भी इसके बारे में क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। जैसे कि आपको दिखा दिया, एस और एस और फर्स्ट फॉर्म और डू और डज का जो मैंने प्रयोग आपको बता दिया है, याद रख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसी टेंस में होगा।
इसके बारे में और आपको मैं फुल डिटेल एक एक टेंस के बारे में मैं यूट्यूब अपने चैनल पे डीडी पाठशाला में मैं अपलोड कर दूंगा, जो जाके और इसका प्लेलिस्ट भी आपको बना दूंगा, जिससे कि आप जाके क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे यदि कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसके साथ इज होता है, एम होता है और क्या होता है, आर होता है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आईएनजी फॉर्म यदि लगा दिए आप याद रख लीजिएगा तो ये कोई और दूसरा कोई सेंटेंस नहीं होता है। और जब कभी भी याद रख लीजिएगा, जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर दिए तो आपको याद रखना होगा कि इजेमार के साथ जब कभी भी आईएनजी फॉर्म यदि लगता है तो कंफर्म है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। क्यों? क्योंकि एज ए कंसीडिंग या इजेमार का प्रयोग हम किस चीज में करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। और इस इजेमार के साथ यदि आईएनजी फॉर्म लग रहा है एकदम स्टार्टिंग से आईएनजी फॉर्म, इसमें किसी प्रकार का कोई हम इधर से ना कोई सफिक्स प्रीफिक्स का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, तो याद रख लीजिएगा वो प्रेजेंट क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एकदम सेम इसी तरीके से यदि हम बात कर लेते हैं किस चीज की, यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की तो यदि हैज होगा और क्या होगा, यदि हैव होगा और इसके साथ एकदम क्या होगा, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म होगा। एक और थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं, ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर जी ये हमारा कैसे होता है, याद रख लीजिएगा। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत दमदार क्वेश्चन है, देखिए सब्जेक्ट के बाद याद रख लीजिएगा डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आप सोचेंगे कि थर्ड फॉर्म आ जाए तो याद रख लीजिएगा कि नहीं आएगा। सब एकदम सबसे खतरनाक नियम समझ लीजिए, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म एक सही है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ये सही है, सब्जेक्ट के बाद क्या थर्ड फॉर्म आता है, नहीं भैया बिल्कुल नहीं आता है, सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म तो आता ही नहीं है डायरेक्ट। इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाने के लिए मुख्य क्रिया का हमें किसी प्रकार की, मतलब जैसे यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग करना पड़ता है, इस टेंस के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हैज हैव और हैव हो गया, ये थर्ड फॉर्म हमारे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लगते हैं, हैज लगता है, हैव लगता है, हैज लगता है और हैज लगता है और हैव लगता है और प्लस क्या लगता है, इधर बीन लगता है, बीन के बाद क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है और आईएनजी फॉर्म के बाद यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे टाइम का शो होता है, टाइम शो करता है, क्या करता है यहाँ पे टाइम शो, तो टाइम शो में एक हमारा SINC सीन्स होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, ये फॉर होता है, याद रख लीजिएगा। सीन्स का प्रयोग और फॉर का प्रयोग में आप जानते हैं और नहीं भी जानते तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीन्स का प्रयोग और फॉर का प्रयोग में क्या अंतर होते हैं। सीन्स का जो हमारा यूज होता है वो निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का जो प्रयोग होता है वो किस चीज के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस है जो मैं आपको कई बार बता दिया हूं कि प्लेलिस्ट में मैंने आपको इसका मेंशन कर दिया, इसकी फुल डिटेल, ठीक है ना, आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आउटलुक दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, कभी भी हम सिंस और किस चीज का, ये फॉर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए और फॉर का प्रयोग किस चीज के लिए, अनिश्चित के लिए करते हैं। एक और चीज रख लीजिएगा, जब कभी भी हैज हैव के साथ यदि बीन लगता है तो उसके साथ क्या, आईएनजी लगता है। याद रख, इसके साथ हैज हैव के साथ बीन के बाद यहाँ पे क्या लग जाए, यदि थर्ड फॉर्म लग जाए, सपोज मान लो यहाँ पे क्या लग जाए, यदि थर्ड फॉर्म लग जाए तो याद रख लीजिएगा वो आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, वो भैया हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है, जो मैं आपको वॉइस वाले चैप्टर में बखूबी बता चुका हूं पहले से ही। ठीक है, तो याद रख लीजिए ये क्रियाओं का एनालिसिस है, ये किस तरीके से टेंस की क्रियाएं होती है, कैसी एनालिसिस होती है। जैसे कि आपने क्या देखा, अभी प्रेजेंट का देखा, अब हम किसका देखेंगे, पास्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में क्या करते हैं, अब हम पास्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, अब दूसरी पॉइंट जैसे मैंने पास्ट के बारे में, अब देखिए ध्यान से, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा कौन सी क्रिया होगी, अब हमारे यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करेंगे हम लोग, किस चीज की, हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, पास्ट टेंस की। इसमें भी हमारा क्या होगा, इंडिफिनिट होगा, इसमें भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और इसमें भी हमारा क्या होगा, ये परफेक्ट होगा, और इसमें भी क्या होगा हमारा, ये परफेक्ट हो क्या, कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे भी फिर हम देखेंगे, अब देखिए एक पूरे ग्रामर में एक यही ऐसा टेंस है जो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म आने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। जैसे मान लीजिए इसमें कौन सी क्रिया का, इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है और इसी के साथ क्या, डिड का तब प्रयोग। वैसे तो ये अब देखिएगा, याद रखिए एक चीज याद रख लीजिएगा, जब कभी भी सब्जेक्ट के साथ, याद रख लीजिएगा, यदि डिड आ जाए, ठीक है ना, यदि सब्जेक्ट के साथ डिड आ जाए और यदि ऐसे आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पे डिड किसकी तरह है, ये मेन वर्ब की तरह। जैसे मैंने कह दूं आई डिड, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ना ये मेन वर्ब की तरह है, किस चीज की तरह है, ये मेन वर्ब की तरह है। ठीक है, इसका प्रयोग किसकी तरह है, ये मेन वर्ब की तरह है। ठीक है, लेकिन जब यही आ जाए आई डिड क्या, आई डिड नॉट,
ठीक है ना, डू। तो याद रख लीजिएगा ये जो हमारा है अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। अब ऐसे क्यों? क्योंकि अब याद रख लीजिए इसके साथ क्या है, मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया है जिस भी क्रिया के साथ यदि क्या मेन वर्ब यदि आ जा रही है तो कन्फर्म है उससे पहले वाली क्रिया, जैसे सब्जेक्ट के साथ आ गया, जैसे आई डिड हो गया, आई एम हो गया, आई वाज हो गया, आई हैव हो गया, डिड हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्यों? देखिए पहचानने का तरीका आपको भी सिखा दिया हूं और बता भी दिया हूं और आप अच्छे तरीके से कर भी लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट हम जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूं। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म डिड, और तो यहाँ पे जब भी डिड लगता है क्या तो नॉट लगा देते, क्योंकि निगेटिव में यहाँ पे निगेटिव जब लगती है डिड के साथ नॉट तो इसके साथ मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, ये फर्स्ट फॉर्म लगता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं किस चीज की, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो जब कभी भी हम किस चीज की बात करते हैं, यदि हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, यदि हम कॉन्टिन्यूअस की किस चीज की, यदि हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इसके साथ किस चीज का, वाज और किस चीज का, वर का, और इसके साथ कौन से क्रिया का फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, याद रख लीजिएगा, ये आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, याद रख लीजिएगा भाई। अब कॉन्टिन्यूअस में किस चीज का, वाज वर के बाद किस चीज का, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसी और क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यदि इसी के साथ हम बात करते हैं किस चीज का, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ किस चीज का, हैड, और हैड के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, याद रख लीजिएगा, किस चीज का, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो भाई आपको एक चीज देखो, मैंने आपको बता दिया है, कई बार मैंने आपको इंडिकेट किया है कि भाई देखो क्रियाएं बदल जाएंगी टेंस के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे। मैं आपको एक बार और आपको क्लियर कर दे रहा हूं। सपोज यदि प्रेजेंट टेंस में, यदि पास्ट में इंडेफिनिट में ही की हिंदी यदि क्या होती है, वह होती है, तो कॉन्टिन्यूअस में ही की हिंदी क्या होगी, वही होगी, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रख लीजिएगा, क्रियाएं हमेशा बदलती रहती हैं, क्रियाएं हमेशा बदलती रहेंगी टेंस के अंतर्गत, लेकिन कर्ता कभी टेंस और कभी वो कोई भी सेंस आ जाए तो वो अपना अर्थ नहीं बदलती है, वो अपना अर्थ जो है वो सभी स्थिति में, जैसे होते हैं ना कि भाई आपको यदि कोई मुसीबत आती है तो लोग बदल जाते हैं, तो ये बदलने वाली यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे वो बदलना नहीं है, लोग बदल जाते हैं लेकिन कर्ता नहीं बदलता, याद रख लीजिएगा। कर्ता जो है यदि ही है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि ही का मतलब वह होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में भी ही का मतलब वह होगा। और ये मत सोचिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने बात की, वो चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उस चारों हिस्सों में चाहे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी जगहों पे यदि ही की हिंदी वह होती है तो सभी टेंस में, सभी पार्ट में, पार्टों के पार्ट में भी हिंदी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। लेकिन क्रिया जो होती है वो सदैव बदलती रहती है। आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या, यदि यहाँ पे हमारा हेड है और हेड के साथ क्या हमारा बता दीजिए, यदि हेड के साथ इधर क्या लगेगा, बीन, और बीन के बाद यदि आईएनजी फॉर्म लग गया तो याद रख लीजिएगा कुछ और ये बल्कि नहीं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होगा, या टेंस होगा, याद रख लीजिएगा। लेकिन यदि यही चीजों को यदि मैं कह दे रहा हूं, याद रख लीजिएगा क्या लगा देते हैं, यदि इसी के साथ आईएनजी फॉर्म की जगह पे क्या लगा देते हैं, यदि थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो याद रख लीजिएगा ये हमारा वॉइस में हो जाता है, पैसिव वॉइस में, किस में हो जाता है, ये पैसिव क्या, और इधर ये वॉइस में हो जाता है, याद रख लीजिएगा, किस में हो जाता है, ये पैसिव वॉइस में हो जाता है क्वेश्चंस। और कोई दिक्कत तो इसमें याद रख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे वर्ब्स हैं उन वर्ब पे हमको ध्यान रखे रहना है। टेंस में वर्ब को ही पकड़ना होता है, क्योंकि आप पेपर में देखते हैं क्या पूछता है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होनी चाहिए, कभी कर्ता बहुवचन है तो क्रिया क्या बहुवचन होनी चाहिए। इसी चीज को तो हमें पकड़ना है। और विश्वास मानिए सिर्फ और सिर्फ एक बार आप इस क्लास को अटेंड करिए, आपको ग्रामर के जितने भी सस्पेक्ट होंगे, ठीक है, सबके सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे, एक भी कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं है, ठीक है। अब आगे चीज देखते हैं, एक पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट अगले टेंस को हम क्या करते हैं, अगले टेंस में हम क्या करते देखते हैं एक बार और ध्यान से। हाँ, एक और चीज मैं बता देना चाहूंगा, जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं कभी भी, ठीक है, जब हम कभी भी फ्यूचर का नाम लेते हैं तो हमसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो फ्यूचर टेंस का आप नाम ले रहे हैं, आप जरा बताइए क्या सच में टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मैं तो कई बार देखा हूं, कई ऐसी किताब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो हमारे प्रोफेसर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो टेंस को 2 ही मानते हैं, प्रेजेंट को और पास्ट को। फ्यूचर को तो लोग टेंस ही नहीं मानते। क्यों जानते हैं? क्योंकि फ्यूचर टेंस ना, जैसे ये क्या है ना, जैसे प्रेजेंट टेंस ये हमारा है ना, ये क्या है हमारा, ये जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और क्या है इधर ये पास्ट टेंस है। इन दोनों के साथ यदि डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ ना, यदि डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ क्या, यदि डायरेक्ट यदि क्या, यदि सब्जेक्ट के साथ यदि वर्ब आ रही है, समझ रहे हैं, तो अर्थ देती है,
अर्थ देते रहे, समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब यार मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि ही लिख दिया, ही गोज लिख दिया, तो ये अपना अर्थ दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूं, यदि ही विल लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, यदि ही विल, तो इसका अर्थ नहीं आ पाता है। जानते क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि ये मॉडल अब होती है, और विशेषता तो आप जानते हैं, क्योंकि मॉडल ऑफ का मतलब ये चीज होता है कि विदाउट मेन वर्ब कैन नॉट क्रिएट इट्स मीनिंग। मतलब क्या कि जो मॉडल ऑफ की क्रिया होती हैं वो बिना मेन वर्ब का अपना कोई अर्थ नहीं देती हैं। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पे और फिर आपको बता दे रहा हूँ, डिटेल में आपको इसके बारे में जिक्र कर दूं, ठीक है। और वैसे तो हम लोग अपना बातें करते भी रहेंगे, लेकिन फ्यूचर टेंस की यदि बात करते हैं हम लोग, तो फ्यूचर टेंस की एक और खास बात, क्या खास बात है देखेंगे। अब यहाँ पे इंडेफिनिट की बात करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, यहाँ पे हम परफेक्ट की और क्या किस चीज की, और हम लोग परफेक्ट की चीज की और कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विल और क्या होता है, विल और क्या, शैल। शैल के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म लगता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लगेगा बाबू, विल और शैल के बाद क्या लगता है, विल और शैल के बाद क्या होता है, यहाँ पे बीइंग होता है। बीइंग के बाद क्या होता है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, यहाँ पे बीइंग के बाद क्या होता है हमारा, ये फर्स्ट फॉर्म होता है,